भारत हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित फगेरिया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे राजस्थान से संबंधित सभी एग्ज़ामों में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। और टॉपिक का नाम है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पे आने से पहले जो इसका बेस है अपन वहीं से शुरू करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आने इसमें शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की। ये क्या है? पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर आज से लाखों साल पहले केवल एक महाद्वीप हुआ करता था। ठीक है, केवल एक ही महाद्वीप का उल्लेख मिलता था। ठीक, और इस महाद्वीप का नाम क्या था? पेंजिया महाद्वीप। क्या नाम था? पेंजिया महाद्वीप। ठीक है, और ये बचा हुआ जितना भी ये भाग है ना, ये क्या था? महासागर। और इस महासागर का नाम था पेंथालासा। क्या नाम था? पेंथालासा महासागर। ठीक है, आज से लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर केवल एक महाद्वीप पेंजिया तथा एक ही महासागर पेंथालासा का उल्लेख मिलता है। लेकिन मेसोजोइक युग के आते आते जो ये पेंजिया महाद्वीप था ना, इसके अंतर्गत एक ऐसी घटना घटित हुई, एक ऐसी भौगोलिक घटना घटित हुई जिसके परिणाम स्वरूप इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में इस तरीके से एक नवीन सागर का निर्माण होने लग गया। कौन से युग में? मेसोजोइक युग के आते आते इसके अंदर जो घटना घटित हुई उसके परिणाम स्वरूप इसमें एक नवीन सागर का निर्माण हुआ। ठीक है, और वही सागर क्या कहलाता था? टेथिस सागर। ठीक है, क्या कहलाया? टेथिस सागर। आने वाले समय में ट्राइसिक काल में ये पृथ्वी कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो गई। जो ये पेंजिया महाद्वीप था, ये छोटे छोटे 60 टुकड़ों में विभक्त हो गया। छोटे छोटे 60 टुकड़ों में विभक्त हो गया। ठीक है, और इन टुकड़ों को, जो ये ऊपर वाला भूभाग था ना, ये ऊपर वाले 2 टुकड़े थे, इन्हें क्या नाम दे दिया गया? अंगारा लैंड। जबकि नीचे वाले सभी टुकड़ों को क्या नाम दे दिया गया? गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया गया? गोंडवाना लैंड। ठीक है, भाई ये जो ऊपर वाले टुकड़े थे इन्हें हम यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के रूप में मान सकते हैं, जो किसका भाग बने? अंगारा लैंड के। और बाकी के नीचे के जिनमें भारत भी सम्मिलित है वो किसका भाग बने? गोंडवाना लैंड के। और साथ ही टेथिस सागर भी इसमें सम्मिलित रहा। ठीक है, तो इस प्रकार पृथ्वी पे जो भौगोलिक घटनाएं घटित हुई उससे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। और इसी में से गोंडवाना लैंड का ही एक भूभाग भारत भी है। और चूंकि आपको पता है राजस्थान भारत का एक राज्य है, तो राजस्थान की भूमि का भी बहुत सा पार्ट किसके? गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भूभाग गोंडवाना लैंड का अंश है? तो जैसे मरुस्थली जो क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी और मरुस्थली जो क्षेत्र है ना, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वह टेथिस सागर के अवशेष हैं। किसके? टेथिस सागर के। और जबकि जो पर्वत और पठार हैं, वह किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के। किसके? गोंडवाना लैंड के। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणी राजस्थान का पठारी भाग किसका अवशेष है, तो उसमें आंसर क्या होगा? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, अब
कई बार पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वो निम्न में से किसके अवशेष हैं, ठीक है, किसके अवशेष हैं। उसमें जो एग्जाम्पल दिया जाता है उसमें सहारा का मरुस्थल भी ऑप्शन में आ जाता है, तो हम मरुस्थलीय भाग सोचते हुए उसमें सहारा मरुस्थल सही कर देते हैं। लेकिन वह किसका अवशेष है, टेथिस सागर का। वो किसका अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष है। किस प्रकार कि 1920 में एल्फ्रेड वेब नामक एक भूगोलवेत्ता ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, और सिद्धांत का नाम क्या था, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। क्या नाम था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ठीक है। और यह सिद्धांत दिया किसने था, एल्फ्रेड वेब ने, ठीक है। एल्फ्रेड वेब के द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारे सातों महाद्वीप हैं वे अंदर ही अंदर धीरे धीरे गतिमान हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ होता है और उसी पे सारे महाद्वीप और महासागर स्थित हैं, तो ये 7 प्लेटों में विभक्त कर दिए गए और ये सातों प्लेटें लगातार गतिमान रहती हैं। जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उससे कुछ भौगोलिक घटनाएं घटित होती हैं। जब 2 मजबूत प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वो इस प्रकार या तो वजन जोर लगेगा ऊपर की तरफ जाएंगी या नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो जब आपस में 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकराएंगी तो क्या किसका, पर्वतों का निर्माण होगा, ठीक है। जबकि एक महासागर और एक महाद्वीपीय प्लेट जब टकराती है तो महासागरों का या गर्त का निर्माण होता है। और इसी का परिणाम हुआ कि एक नवीन पर्वत के रूप में हिमालय की उत्पत्ति हुई और जो टेथिस सागर था वो धीरे धीरे सूख गया। उसके स्थान पर हिमालय तथा थार का महान मरुस्थल स्थापित हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि जो थार का मरुस्थल है वह किसका अंश है, तो वह किसका अंश है, टेथिस सागर का अंश है, न कि सहारा मरुस्थल का। इसी प्रकार जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वह किसका अंश है, तो वह गोंडवाना लैंड का अंश के रूप में माना जाता है, ठीक है। ये बात हुई किस प्रकार राजस्थान की वर्तमान स्थिति में ये किस प्रकार जो भौगोलिक परिवर्तन हुए और कैसे इनका नामकरण हुआ। अब बात करते हैं राजस्थान के मानचित्र की। हम राजस्थान का मानचित्र बनाते हैं तो जिसके आधार पर हम राजस्थान के भौगोलिक विस्तार पर चर्चा करेंगे। तो अगर राजस्थान के मानचित्र की अगर बात की जाए तो कुछ इस प्रकार से राजस्थान का मानचित्र हम बनाएंगे। और अब हम राजस्थान के भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे, ठीक है। ये राजस्थान का मानचित्र है जिसके आधार पर हम राजस्थान का जो भौगोलिक विस्तार है उसको पूर्णतः समझेंगे। तो राजस्थान के अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और कई बार सीधा वर्ग किलोमीटर में ना पूछा जाकर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कितने वर्ग मील में विस्तृत है। तो ये अगर वर्ग मील की बात की जाए तो 1,32,139 वर्ग मील, ठीक है। कुछ बुक्स में 139 की जगह 140 वर्ग मील भी मिल जाता है, उसके लिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल हुआ जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है,
के कारण यह राजस्थान भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा या प्रथम राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, अब इस राजस्थान की कुल सीमाओं की, इसके देशांतरीय विस्तार की, अक्षांशीय विस्तार की आदि की हम चर्चा करेंगे। तो अक्षांश देशांतर पे आने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि अक्षांश देशांतर होते क्या हैं। जो ग्लोब होता है ना हमारा, भाई ये ग्लोब होता है, देखा ना वो गोल वाला ग्लोब, पृथ्वी का एक मॉडल होता है। ठीक है, इस ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक रेखाएं जो इस प्रकार खींची जाती हैं, ठीक है, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, ठीक है, लेटीट्यूड, जो कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। और जो सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं, कौन सी? जो सीधी खड़ी ऐसी रेखाएं होती हैं, वो कौन सी रेखाएं होती हैं? देशांतर रेखाएं। कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं। तो ये वाली जो रेखाएं होती है ना, ये सीधी, इनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। और इन्हीं अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर संपूर्ण विश्व के स्थानों का और समय का निर्धारण किया जाता है। तो राजस्थान का भी एक निश्चित अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो इसके अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो यह, अक्षांशीय विस्तार की अगर बात की जाए तो यह दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर में 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एन अर्थात नॉर्थ के मध्य स्थित है। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो यह, जबकि देशांतरीय विस्तार की अगर बात की जाए तो यह 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, कितना? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब इनको याद करने की अगर बात की जाए साथियों, तो इनको याद करने का मैं तरीका भी आपको बताता हूँ। तो पहले अक्षांशीय विस्तार को लिख लेते हैं। जो अक्षांशीय विस्तार है वह है कि क्या भारत, जो ये विश्व का नक्शा होता है ना ग्लोब, उसमें उत्तर पूर्व में आता है। ठीक है, उत्तर पूर्व में आता है। इस कारण इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के पीछे उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतर की अगर बात की जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच राजस्थान फैला हुआ है। अब इनको याद कैसे करेंगे साथियों? सबसे पहले हम जो ये उत्तरी अक्षांश है ना 23 डिग्री 3 मिनट, इसे एक को हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कौन से को याद रखना पड़ेगा? 23 डिग्री 3 मिनट को, जो कहाँ पर? बांसवाड़ा में आता है। बांसवाड़ा का जो अंतिम पॉइंट है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब इसको याद किया हमने, अब इसको याद कर लिया तो सीधा ये याद हो गया। कैसे हो गया? ये 23 डिग्री 3 मिनट है ना, इस 23 को और इस 3 को आपस में गुणा कर दो। ठीक है, 23 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया? 69। तो यहाँ पे कितना लिख दिया हमने? 69 डिग्री। और ये 30 मिनट है तो यहाँ पे ये 3 बचा हुआ था ना, इस 3 के आगे क्या लगा दो? 0। तो ये क्या हो गया? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी
देशांतर। अब बात करें किसकी, इसकी, तो यहाँ पे जो ये 30 मिनट है ना, इसको एज इट इज उठा के कहाँ पे ले जाओ, यहाँ पर, और जो ये 3 था यहाँ वाला, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके नेक्स्ट नंबर से 4 से, तो क्या हो गया 12 मिनट। ठीक है, तो ये क्या हो गया 12 मिनट, तो क्या हो गया 30 डिग्री 12 मिनट। तो ये 3 याद हो गए, बचा कौन सा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर को याद करने का क्या तरीका है, ये 69 डिग्री 30 मिनट है ना, इसमें एक तो जोड़ दो, 6 में 1 जोड़ दो और 9 में से 1 घटा दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आ गया 7, और 9 में से 1 घटाते हैं तो एक कितना आ जाता है 8, तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक है, ये याद रखने की ट्रिक होती है, अपनी अपनी जो भी आपको सूटेबल लगे उसी हिसाब से याद रख सकते हो। अगर ये अच्छा लगे तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, क्योंकि अक्सर बच्चे इस पे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनमें या तो इनमें आगे जो मिनट्स होती हैं उनको बदल दिया जाता है, या जो डिग्री होती है उसको बदल दिया जाता है। दूसरा, अगर ये दोनों चीज़ नहीं बदली जाएंगी, सही भी होगा, तो लास्ट में जो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर लिखा होता है उसको बदल दिया जाता है, पूर्वी देशांतर की जगह पश्चिमी देशांतर ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो अगर आप पश्चिमी देशांतर कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हुआ, और इसके बीच की जो राजस्थान कितने अक्षांशों और कितने देशांतरों में फैला हुआ है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि राजस्थान कितने अक्षांश और कितने देशांतर में फैला हुआ है। तो कितने अक्षांश और कितने देशांतर में फैला हुआ है उसकी बात की जाए तो उसके लिए हमें अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 30 डिग्री 12 मिनट में से और 23 डिग्री 3 मिनट घटा देंगे तो कितना आएगा 9, 60 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, कितना विस्तार आएगा 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश में यह फैला हुआ है। जबकि अगर देशांतर की बात करें तो इसको घटाएंगे कैसे, 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, अब समस्या क्या आ गई कि भाई ये 17 है उसमें से 30 कैसे घटाएं। ठीक है, तो ये 1 डिग्री होती है ना, ये 60 मिनट के बराबर होती है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ठीक है, तो यहां से हम 1 डिग्री इसको दे देते हैं तो ये कितना हो गया, इसमें 60 मिनट और जोड़ दो तो ये कितना हो गया 77 मिनट, और ये कितना हो गया -1 कर देंगे तो ये कितना रह गया 77। तो इस 77 में से जब हम 30 मिनट घटाते हैं तो ये कितना आ गया 7, और 7 में से 3 गए 4, जबकि 77 में से और 7 में से 9 गए, 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8, और 6 में से गए 0, 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये हुई इसके अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार की बात, जो 60 डिग्री जिसके 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, अर्थात उत्तर से लेकर पूर्व तक 60 डिग्री 9 मिनट, जबकि पश्चिम से लेकर और पूर्व तक 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर पाया जाता है। ठीक है, देशांतरों का अंतर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी सीमा की। ठीक है, राजस्थान की कुल सीमा की। अगर हम राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें तो इसकी कुल सीमा है, जो कुल सीमा है वह है 5920 किलोमीटर। ठीक है, तो 5920 किलोमीटर है कौन सी, ये सीमा जो गंगानगर से शुरू होती है, गंगानगर से होते हुए भरतपुर धौलपुर, धौलपुर भरतपुर से होते हुए झालावाड़ बारा होते हुए बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से होते हुए यहाँ पे जैसलमेर, जैसलमेर से वापस कहाँ जाती है गंगानगर। ठीक है, मतलब ये जो कुल सीमा है यहाँ से लेके गंगानगर से लेके वो पुणे गंगानगर तक आते हैं, ये कितनी है 5920 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साथियों ये है जो यहाँ बाड़मेर से लेकर और गंगानगर तक
विस्तृत है। मतलब राजस्थान का वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाता है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। और यह कुल कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, इस सीमा को हम रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से भूभाग की सीमा रेडक्लिफ लाइन कहलाती है? तो ये जो पश्चिमोत्तर वाला भूभाग है, जो गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक जो 4 जिले हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर राज्यों के साथ सीमा की बात की जाए, राजस्थान की केवल भारतीय राज्यों के साथ जो सीमा बनती है तो वह है, इसे राज्यों की सीमा को अंतर्राज्यीय सीमा भी कहते हैं। तो उसको जब हम कुल सीमा में से माइनस करेंगे तो वह आ जाएगी 4850 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 4850 किलोमीटर। तो कुल सीमा 5920 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर या पाकिस्तान से लगने वाली सीमा 1070 किलोमीटर, राज्य या अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर। अब जो ये अंतर्राज्यीय सीमा है ये कुल 4 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 4 राज्यों के साथ। ठीक है, कितने राज्यों के? 4 राज्यों के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो पहला राज्य कौन सा है? गंगानगर। दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। ठीक है, ये 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, राजस्थान के कितने जिले? 4 जिले। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और भविष्य में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इनकी जो सीमा है वो कितने किलोमीटर पाकिस्तान से लगती है यह भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गंगानगर की बात करें तो गंगानगर 21 और फिर बाड़मेर 22। ठीक है, ये इन्हें याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, क्योंकि गंगानगर के साथ जो सीमा बनाता है वह 210 किलोमीटर की सीमा बनाई, जबकि बाड़मेर के साथ जो सीमा बनती है वह 228 किलोमीटर की सीमा बनती है। पाकिस्तान के साथ बाड़मेर कितनी? 228 किलोमीटर की, जबकि गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब ये 21-22 कैसे लिखा मैंने? आपको 21-22 नंबर याद रखना है। ठीक है, 21 पहले आता है तो 21 के आगे 0 लगा दो। ठीक है, और 22 बाद में आता है, इसके आगे 8 लगा दो। ठीक है, हमारे कंफ्यूजन क्या होता है बार बार कि यार गंगानगर की 210 थी या 228 थी, तो इन दोनों में से एक ही, पर ये कंफ्यूजन रखना है किस लिए? 21 पहले आता है इसलिए 0 और 22 बाद में आता है इसलिए इसके आगे 8। तो गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा लगती है। ये दोनों सीमाएं ना सर्वाधिक है ना न्यूनतम है। सर्वाधिक और न्यूनतम जो सीमाएं हैं वह किसके साथ आती है? बीकानेर और जैसलमेर के साथ। किसके साथ आती हैं? बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, अब बीकानेर और जैसलमेर के साथ जो सीमा बनती है वह बीकानेर के साथ कितने किलोमीटर है? 168 किलोमीटर, जबकि जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर। ठीक है, जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर। अब इन दोनों को याद रखने का तरीका क्या है? एक नंबर याद रखेंगे इन दोनों को याद करने के लिए। वो क्या नंबर है? दोनों की 164 लिख के याद रखो। ठीक है, अब इन दोनों के साथ हमें 4 के साथ कलाकारी करनी है। 4 के साथ क्या कलाकारी करनी है? इसमें तो 4 ऐड कर दो और इसमें जो 1 है ना उसी का क्या बना दो? 4 बना दो। इस 1 का 4 बना दो, तो ये तो 464 किलोमीटर। और ये कितने हो गए? इसमें 4 ऐड करते ही 168 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो सीमा है बीकानेर के साथ जो पाकिस्तान की 168 किलोमीटर, ये मिनिमम है। ठीक है, और जो जैसलमेर के साथ है वह मैक्सिमम है, सर्वाधिक है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि किस जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है, तो जैसलमेर की। और कितनी? तो 464। और किसकी सबसे कम लगती है? तो किसकी? बीकानेर की। और कितनी? तो 168। ठीक है, ये हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हुई। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद हम बात करेंगे राज्य सीमाओं की। ठीक है,
इतना समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, अब आगे बात करते हैं राज्य सीमाओं की। तो अगर राज्य सीमाओं की बात की जाए तो कुल राज्य सीमा कितनी है? 4850। ठीक है, और इनमें सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनती है? मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, ये यहां से लेकर और यहां तक, सॉरी यहां तक किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। और मध्य प्रदेश के साथ कुल कितनी? 1600 किलोमीटर की सीमा राजस्थान बनाता है, जो सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा राजस्थान बनाता है, जो कितनी है? 1600 किलोमीटर। जबकि सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है? पंजाब के साथ। पंजाब के साथ कितनी? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर किसके साथ बनाता है? पंजाब से। तो सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है? पंजाब से। और सबसे ज्यादा किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, और अगर कम से ज्यादा की तरफ पूछा जाए तो सबसे कम पंजाब, फिर यूपी, फिर गुजरात और फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बात हुई जो, सॉरी बीच में हरियाणा भी आ गया। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे जो राज्य हैं उनकी। ठीक है, अब बात करते हैं कि राजस्थान के कौन से ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्यों के साथ सर्वाधिक और सबसे न्यूनतम सीमा बनाते हैं। तो अन्य राज्यों के साथ सबसे अधिक सीमा झालावाड़ अपनी सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। ठीक है, सबसे अधिक सीमा किससे के साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के। ठीक है, ये झालावाड़ वाला एरिया है ना, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। जबकि सबसे कम सीमा बाड़मेर किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ। बाड़मेर किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ। ठीक है, तो राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक सीमा किसी अन्य राज्य के साथ बनाता है, तो वह कौन सा हो गया? झालावाड़। जबकि वह जिला जो सबसे कम सीमा किसी अन्य राज्य के साथ बनाता है, वह कौन सा हो गया? बाड़मेर। ठीक है, किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ। ठीक है, अब इसी के साथ एक बात और चर्चा कर ले हम कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्य सीमा भी बनाते हैं। मतलब जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाते हैं और भारतीय राज्यों के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो ऐसे केवल और केवल 2 राज्य हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? गंगानगर। ठीक है, गंगानगर। और दूसरा बाड़मेर। ठीक है, दिख भी रहा है आपको, नक्शे में दिखाई दे रहा है कि भाई गंगानगर है, इधर तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, इधर पंजाब के साथ सीमा बनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्य सीमा भी बनाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे बाड़मेर भी किसके साथ? पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और राजस्थान में भारत में गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई राज्यों की और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है उसकी। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दूरी की अगर बात की जाए तो उसे याद रखने का भी अपन एक बहुत ही सरल तरीका अपनाते हैं। एक नंबर डिसाइड करते हैं हम। ठीक है, और वो नंबर क्या डिसाइड करते हैं? 8। ठीक है, क्या नंबर डिसाइड करते हैं? 8। ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। ठीक है, मतलब हमारे पूर्व से पश्चिम की और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है उसे याद रखने का तरीका। सामान्यतः हमें ये तो याद रह जाता है कि हमारे उत्तर से दक्षिण 869 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम 826 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन इसको याद कैसे रखें? ठीक है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यार उत्तर से दक्षिण 826 थी 869, और एग्जाम में जब हम ऑप्शन देखते हैं तो दोनों हमें मिल जाते हैं और छोटी सी गलती की वजह से गलत हो जाता है। तो इसको याद रखने का क्या तरीका है कि जो देशांतर रेखा है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था देशांतर रेखाएं कैसे होती हैं। ग्लोब में से सीधी खड़ी रेखा कौन सी होती है? देशांतर। और ये 69 डिग्री 69 डिग्री देशांतर है, तो ये 8 तो है ही, तो 869 डिग्री उत्तर से 869 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की दूरी। वहीं पूर्व से पश्चिम की दूरी क्या है? 826 किलोमीटर। ठीक है,
869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 869 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम 826 किलोमीटर। याद कैसे रखना है कि देशांतर रेखाएं सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं और ये 69 डिग्री देशांतर है, तो इस 8 के आगे क्या लगाना है, 69 किलोमीटर। वहीं यहाँ पे 8 के आगे क्या लगाना है, 26 किलोमीटर। ये हुई उत्तर से दक्षिण की दूरी की बात। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है। तो इसको लेकर अगर बात की जाए तो जैसलमेर का एक गांव है जिसका नाम है कटरा गांव। कहाँ पर है ये, जैसलमेर में। क्या नाम है, कटरा गांव, जैसलमेर। ठीक। वहीं धौलपुर का एक गांव है जिसका नाम है सिलाना गांव, जो कहाँ आता है, धौलपुर में। ठीक है। गंगानगर के एक गांव है जिसका क्या नाम है, कोणा गांव। ये कहाँ आता है, गंगानगर में। और बांसवाड़ा के एक गांव का क्या नाम है, बोरकुंड। कहाँ पे है ये, बांसवाड़ा में। ठीक है। ये 4 ऐसे स्थल हैं जो राजस्थान के सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी स्थल हैं। ठीक है। अब इनको याद रखने का मैंने एक तरीका बनाया है, आप भी उसी तरीके से कोई भी तरीका बना सकते हैं। जैसे ये कौन सा गांव है, कटरा गांव। तो जो पाकिस्तान के सेना है, पाकिस्तानी सेना है, उसका क्या काम है, काटना फाड़ना, सारे दिन लड़ाई की लगी रहती है। ठीक है। तो वो काट फाट करते रहते हैं, इसलिए कटना से कटरा गांव। ठीक है। जो कहाँ आता है, जैसलमेर में। तो याद क्या हो गया, कटरा। जो काट रहे हैं वो कौन है, पाकिस्तान वाले। तो ये क्या हो गया, कटरा गांव। ठीक है। हमसे संबंध काट रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, तो कटरा जैसलमेर में। सबसे पश्चिमी जो गांव है वो कौन सा है, कटरा गांव। वहीं हम भारतीयों का क्या काम है, जिसको काट दिया उसको पुनः जोड़ना। हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको सीलते रहते हैं। तो धौलपुर का सबसे पूर्वी गांव कौन सा हो गया, सिलाना गांव, धौलपुर। ठीक है। तो पाकिस्तान की तरफ कटरा गांव और धौलपुर की तरफ सिलाना गांव। ठीक है। 2 याद हो गए। अब हम बात करते हैं ऊपर, गंगानगर सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है हमारी, और इसी में ये कोणा लगता है, तो इसी के आधार पर इसका क्या नाम रख दिया गया, कोणा गांव। ठीक है। तो ये कोणा गांव राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव है। वहीं सबसे दक्षिणी गांव क्या है, बोरकुंड। भाई कुंड गहरा होता है, तो ये गहराई की तरफ गए, तो यहाँ पे क्या नाम है, बोरकुंड। तो बांसवाड़ा का ये बोरकुंड गांव राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे साथियों कि राजस्थान से एक महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है। आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि जो ग्लोब है उसमें 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। सबसे बीच में भूमध्य रेखा, ऊपर मकर रेखा और करक रेखा। ठीक है। तो जो बीच में भूमध्य रेखा है और उसके अलावा करक रेखा और मकर रेखा का हमें जो उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो हम जिस क्षेत्र में आते हैं वह भूमध्य रेखा तो हमारे देश में से नहीं गुजरती, लेकिन करक रेखा हमारे देश में से गुजरती है। ठीक है। तो हम किस रेखा पर स्थित हैं, करक रेखा पे। ठीक है। करक, भूमध्य। ठीक है। तो हम करक की बात करते हैं, तो करक रेखा भारत के साथ साथ राजस्थान से भी गुजरती है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है। और कहां से गुजरती है, यहां से। ये क्या है, करक रेखा। ठीक है। तो करक रेखा कहां से गुजरती है, दक्षिणी राजस्थान से। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, करक रेखा के सबसे नजदीक कौन सा जिला स्थित है, राजस्थान का कौन सा भूभाग है जिससे करक रेखा गुजरती है, तो दक्षिणी भूभाग। तो कौन सा जिला, बांसवाड़ा। करक रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है, मूल रूप से कुशलगढ़ से। कहां से, कुशलगढ़। ठीक है। कुशलगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा में स्थित है, और राजस्थान के कुशलगढ़ बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। डूंगरपुर के भी कुछ भूभाग से ये टच होकर निकलती है। ठीक है। तो ये बात हुई राजस्थान के भौगोलिक विस्तार की। तो इस क्लास में मैंने इतिहास से विपरीत राजस्थान की ज्योग्राफी की बात की, लेकिन मैं जब राजस्थान का इतिहास पढ़ाता हूँ
तो मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास के विद्यार्थी को भूगोल का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और भूगोल के ज्ञान के बिना इतिहास को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये राजस्थान की जो स्थिति है, जो सीमाएं हैं, उसकी बात हो चुकी है। और अगली क्लास में हम फिर हमारे उसी रूटीन पे आएंगे, भारतीय इतिहास के या राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत प्रजामंडल आंदोलन पर बात करेंगे। धन्यवाद।